आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर बरेली में हुए बवाल को लेकर यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा। दहशत में माफिया अतीक का बेटा अली, सीएम योगी से गुहार, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जेल से रिहा। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर बरेली में हुए बवाल को लेकर एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा की स्क्रिप्ट कई दिन पहले लिखी जा चुकी थी। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद की आड़ में पूरे शहर को जलाने की साजिश रची गई थी। इसके लिए 5000 उपद्रवियों की फौज तैयार की गई थी। सभी को मस्जिदों में रोका गया था। ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम और अन्य हथियार भी उपलब्ध करवाए गए थे, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से बरेली जलने से बच गया। मौलाना तौकीर रजा ने सोचा था कि 2010 की तरह 2025 में भी बरेली में दंगा करवाएंगे। बरेली में दंगा कराने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया था। उन्हें अलग अलग स्थानों की जिम्मेदारी दी गई थी। यही वजह रही कि बरेली में एक साथ कई जगह हिंसा हुई। बाहर से आए दंगाइयों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक 390 मस्जिदों में दंगाइयों को शरण दी गई। घटना वाले दिन सभी लोग नमाज के बहाने सड़क पर उतर आए। उसके बाद भीड़ ने पुलिस को टारगेट किया। अधिकारियों के लाख समझाने के बावजूद किसी ने एक न सुनी और पुलिस पर जमकर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके। बरेली हिंसा में शामिल 73 दंगाइयों को पुलिस अब तक गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी तौकीर रजा और उनकी पार्टी के नेता नदीम शमशाद समेत 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें से 7 मुकदमों में तौकीर रजा नामजद है। पुलिस अब तक 3 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर चुकी है, जबकि एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन अब तक 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित कर चुकी है। इनमें वे संपत्तियां हैं जो तौकीर रजा के रिश्तेदारों, मददगारों और उन्हें शरण देने वालों की है। पुलिस ने सबसे पहले तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहद के होटल स्काई लार्क को सील किया। इसके बाद फरहद के रिश्तेदार आरिफ का लॉन और होटल भी सील कर दिया। पुलिस ने 1000 वर्ग मीटर में बने हाजी शराफत खान के हमसफर मैरिज लॉन को सील किया। इसके अलावा तौकीर के रिश्तेदार के यहाँ मंगलवार को बुलडोजर चला। समाजवादी पार्टी के पार्षद ओमान रजा के गैराज को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहसिन तौकीर रजा के बड़े भाई मन्नानी मियां का दामाद है। मन्नानी का दूसरा दामाद सपा से पार्षद ओमान रजा है, जो फरार है। बता दें कि बरेली बवाल में पुलिस ने अभी तक कुल 73 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस और नदीम भी शामिल हैं, जो इस बवाल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अब तक मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। बरेली बवाल को लेकर सीएम योगी भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बरेली में इंटरनेट सेवा बंद है, भारी पुलिस बल तैनात है। दरअसल 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले वार्षिक बरावफात जुलूस के दौरान विवाद शुरू हुआ। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बैनर लगाया था, जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि बरावफात के जुलूस में यह नई परंपरा शुरू की जा रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। कानपुर पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया और कहा कि सरकारी नियमों के मुताबिक धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह के नए रीति रिवाजों को शामिल नहीं किया जा सकता है। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप भी लगाया, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया। 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने जुलूस में नई परंपरा को जोड़ा और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की।
हालांकि कानपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आई लव मोहम्मद के बैनर के लिए किसी तरह की FIR दर्ज नहीं की गई है। ये FIR दर्ज करने का मामला बैनर को नई जगह पर लगाने और दूसरे समुदाय के पोस्टर को फाड़ने से लेकर जुड़ा हुआ है। तो वहीं माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ उसने मीडिया से कहा कि मैं तो दिल्ली में लॉ कर रहा था, फर्जी मुकदमे लगाकर मुझे जेल भेज दिया गया है। जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगा दिए गए हैं। ये अगला जानता है कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। अली नैनी जेल में 38 महीने से बंद था। उसने 30 जुलाई 2022 को प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर किया था। गिरफ्तारी के बाद पहली बार अली मीडिया से बात कर पाया है। पुलिस वालों ने भी इतनी ढिलाई बरती है कि वह अपनी बात मीडिया के सामने रख सके। अली ने सिर पर कैप लगा रखी थी, चेहरे पर अपने पिता की तरह मूछें बढ़ा ली। अली ने कहा, भाई जो कुछ होना था सो हो चुका है, अब फर्जी सताया जा रहा है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया है, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी, इतना कहेंगे। बताइए अपने होम डिस्ट्रिक्ट से किस प्रकार से सताया जा रहा? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया। न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा, गाड़ी लगने के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने करते थे। नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी, और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। झांसी जेल काफी संवेदनशील मानी जाती है। यहाँ माफिया मुख्तार अंसारी लंबे समय तक बंद रहा है। बाद में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मुख्तार का कभी राइट हैंड रहा मुन्ना बजरंगी भी इसी जेल में बंद रहता था। झांसी जेल से बागपत उसे शिफ्ट किया गया था, वहाँ उसकी हत्या कर दी गई थी। अली को जेल के फांसी घर में रखा गया था। बता दें कि नैनी सेंट्रल जेल के अंदर बना फांसी घर अब खड़हर में तब्दील हो चुका है। साल 1970 से यह वीरान पड़ा हुआ है। कभी यहाँ पर फांसी देने वाले बंदियों को एक दिन पहले लाकर बंद किया जाता था। इस फांसी घर में कुल 14 लोगों को फांसी दी गई थी। फांसी की सजा पर रोक के बाद अब यह हिस्सा कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इस हाई सिक्योरिटी बैरक में अहम कैदियों को रखा जाता है। कई बार ऐसे कैदी भी जो साथियों पर हंगामा करते हैं, उन्हें यहाँ बंद किया जाता है। अली प्रदेश की सनसनी बने उमेश पाल हत्याकांड का भी आरोपी है। पुलिस का दावा है कि इस घटना की साजिश में वह शामिल था। नैनी जेल में रहते हुए ही उसने अपने छोटे भाई असद और परिवार के अन्य लोगों से मिलकर उमेश की हत्या की साजिश रची। बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उनके घर के बाहर गोली मारकर और बम से हमला करके की गई थी। इस मामले में उसका बड़ा भाई उमर भी आरोपी है, जो लखनऊ जेल में बंद है। जबकि 3 अन्य आरोपी छोटा भाई असद, पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ मारे जा चुके हैं। तो वहीं जेल से बाहर आने के बाद अपने घर कानपुर पहुंचे सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का समर्थकों ने आतिशबाजी के बीच उनका स्वागत किया। जमकर नारेबाजी हुई। परिवार ने फूलों की बारिश और माला पहनाकर स्वागत किया। इरफान सोलंकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज अल्लाह की तरफ से इंसाफ हुआ है। उनके वहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जो भी फैसला होता है वो खुदा की तरफ से होता है। जो 34 महीने जेल में बीते हैं, अल्लाह ताला उसका बहुत अच्छा सिला देगा। इरफान ने कहा कि ये मत पूछो कि कैसे 34 महीने कटे हैं। आप लोग सब जानते ही हो कि सरकार में इस समय क्या चल रहा है, कैसे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जनता इसका जवाब देती है। बगल में विधायक नसीम बैठी हुई हैं। मेरे ऊपर मुकदमे लगाए और विधायकी ले ली, लेकिन सीसामऊ की जनता ने नसीम को विधायक बना दिया। जनता का फैसला सबसे ऊपर होता है। उसके फैसले से बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की नोटिस तो आम बात हो गई है। आज कल तो ईडी सबके पास नोटिस भेज रही है। जैसे ही इन मुकदमों से छूटे हैं, वैसे ही ईडी से भी छूट जाएंगे। इरफान ने कहा कि सबसे पहले तो अपना इलाज कराएंगे। जेल में इलाज नहीं मिलता है। कोई दुश्मन भी कभी जेल ना जाए। मेरी 3 mm की पथरी अब
10 mm की हो गई। इरफान ने कहा कि कानपुर में 14 सीटें हैं, एक में बेगम और एक सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें जेल में आप बीती से लेकर और कई बातों पर चर्चा करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर वह मीडिया से बात करेंगे और क्या नया खुलासा करने वाले हैं, इस पर अभी तक कुछ साफ नहीं किया है। बता दें कि इरफान 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद थे। उन पर कुल 10 केस दर्ज हैं। 7 जून 2024 को कानपुर में महिला के प्लॉट पर आगजनी मामले में उन्हें 7 साल की सजा हुई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी, उपचुनाव हुआ और उनकी पत्नी नसीम विधायक बनी। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।